अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजाहिदुल इस्लाम आप तमाम बच्चों का ए टू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे खैर व आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्तो मगन होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में और आज के इस एपिसोड नंबर 2 में क्लास 10 की शामिल निसाब किताब दरख्शां हिस्सा 2 दरख्शां हिस्सा पार्ट के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हुए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पुराने मेहमान हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आलमी हिद्दत। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 5 चैप्टरों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो मैं क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके सामने आया हूं, हाजिर हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं और इस मर्तबा भी बहुत ज्यादा इम्कान है कि इस मर्तबा भी ये सब क्वेश्चंस जो है आए। फिर उस वक्त आप घबरा जाएंगे। अगर आज के वीडियो को, अभी के वीडियो को जो आप देख रहे हैं अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपका इस वीडियो से 20 से 25 नंबर रखा हुआ है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सर ये जो पीडीएफ जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे, उनमें से आप भी होंगे। तो उन बच्चों को मैं तसल्ली के लिए कह देता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखें और सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में और अंत में एक आपको नंबर दे देंगे, उसमें आप अपना नाम, एड्रेस लिख के भेजिएगा और कहिएगा सर हमको क्लास 10 का पीडीएफ चाहिए। इंशाअल्लाह आपको फ्री, बिल्कुल फ्री ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस सबक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम होगा आलमी हिद्दत। दूसरे चैप्टर का नाम है रिया। उसके बाद हम बात करेंगे अदब की पहचान, ये चैप्टर है जिसके लेखक का नाम है क्या, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। उसके बाद 9वें चैप्टर में है हिंदुस्तानी आइन के मेमार। इसका कोई भी लेखक, कोई भी मुसन्निफ नहीं है, ये एक माखूज है। माखूज किसे कहते हैं मैं आपको वहां पर जब यहां इसकी बात चलेगी तो उस वक्त मैं आपको माखूज समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। उसके बाद जो है हम लास्ट में बात करेंगे उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये 5 चैप्टर जो है आपको अच्छे से देखना है और आपको जहां लिखने की जरूरत पड़े मैं आपको कह दूंगा कि भाई ये जो है आपका वीवीआई है, आप इसको जो है लिख लीजिए। आप लिख लेंगे इंशाअल्लाह, मुझे कभी उम्मीद है और जो है भरपूर उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो है 20 से 25 नंबर आपको एग्जाम में ये यहीं से जो है सवाल पूछा जाएगा। हम लोग सबसे पहले आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबक नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आलमी हिद्दत। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चैप्टर का नाम है आलमी हिद्दत, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या है, माखूज है, यानी कि इसका कोई लेखक नहीं है। ये पूरी कहानी कहीं पर थी, उस पूरी कहानी को यहां पर उठा करके, अख्ज करके, कॉपी करके लाया गया है। और जिस कहानी को, जिस बात को जो है अख्ज करके, कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर देते हैं तो उसका कोई लेखक नहीं होता है, वहां पर माखूज लिखा हुआ होता है। इसलिए आपको यहां पर माखूज लिखा हुआ मिल रहा है। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मजमून झेल में से किस नौइयत के होते हैं। मजमून झेल में से किस नौइयत के होते हैं? इल्मी मजामीन, अखलाकी मजामीन, इस्लाही मजामीन, इनमें से सभी। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है कि मजमून जिसे हम लोग जानते हैं, सिलेबस में पढ़ चुके हैं कि मजमून किसे कहते हैं,
क्या मजमून इल्म के बारे में भी होता है, अखलाक के बारे में भी होता है, इस्लाह के बारे में भी होता है? ये आपसे सवाल है। अगर मजमून इल्म के बारे में लिखा जाता है तो उसको कहते हैं इल्मी मजामीन। अखलाक के बारे में हो तो अखलाकी मजामीन। अगर इस्लाह के बारे में लिखा जाता है तो उसको कहते हैं इस्लाही मजामीन। और मजमून जो है इल्मी भी होता है, अखलाकी भी होता है, इस्लाही भी होता है। इसलिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्यों? इसलिए कि मजमून इल्मी भी होता है, अखलाकी भी होता है, इस्लाही भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मजमून नवेसी का आगाज कहां से हुआ? मजमून नवेसी का आगाज कहां से हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दारुल उलूम देवबंद, फोर्ट विलियम कॉलेज। आपको पता होगा कि मजमून नवेसी का आगाज जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? महताब है, आफताब है, सैयारा है, इनमें से सभी। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक गोल जैसा बना हुआ है, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं सैयारा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हमारी जमीन का दर्जा हरारत कैसा है? हमारी जमीन का दर्जा हरारत को कहते हैं गर्मी। दर्जा हरारत को कहते हैं गर्मी। तो हमारी जमीन की गर्मी कैसी है? दर्जा हरारत कैसा है? ज्यादा है, मोतदिल है, बहुत मुनासिब है, बहुत कम है? तो हमारी जो जमीन है ये क्या है? मोतदिल है, मुनासिब है। क्यों? इसलिए कि गर्मी के वक्त गर्मी, सर्दी के वक्त सर्दी, बरसात के मौसम में बारिश, बरसात, ये सब होता है। तो इसीलिए हमारी जमीन का जो है दर्जा हरारत बहुत मोतदिल है, बहुत मुनासिब है, बहुत सूटेबल है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? दर्जा हरारत में इजाफा होना, बारिश का होना, दर्जा हरारत में कमी होना, बर्फ का जमना। तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि दर्जा हरारत में इजाफा होना, यानी कि धरती में, जमीन में गर्मी का ज्यादा होना, इजाफा होना, इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के मसला पर किस मुल्क में तबादला ख्यालात हुए हैं? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के मसला पर किस मुल्क में बातें हुई हैं, गुफ्तगू हुई हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए? किस मुल्क में ऐसा हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदुस्तान में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, अक़वाम मुत्तहिदा में। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इतना संगीन मसला हो चुका था, इतना खतरनाक मसला हो चुका था कि ये मसला यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक बात पहुंच चुकी थी कि इस मसला से हम लोग कैसे बच सकेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड में पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ है? 35%, 33%, 31%, 13%। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% का इजाफा हुआ है। इसीलिए सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 8वें नंबर में पूछा जा रहा है कि मीथेन गैस पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ है? 121%, 149%, 100%, 131%। तो मीथेन गैस जो है पहले के मुकाबले में 149% का इजाफा हुआ है। इसीलिए सवाल नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, क्योटो में इस मसला पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? यानी ग्लोबल वार्मिंग जो एक संगीन मसला, एक खतरनाक मसला बन चुका था, इससे कैसे बचा जाए,
तो इस सिलसिले में एक तो क्या हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जलसा हुआ था। और ये जलसा कहां हुआ था, कब हुआ था? तो ये जलसा क्योटो में हुआ था। और कब हुआ था उसी का जवाब आपको देना है। वो जो है 2007 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? क्योटो में हुआ था। कब हुआ था? 2007 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ था? इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा एक संगीन मसला, एक खतरनाक मसला और बहुत ज्यादा फैल चुका था। इसलिए क्योटो में 2007 ईस्वी में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक प्रोग्राम हुआ था, एक जो है जलसा हुआ था। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि बालो ज्ञान कांग्रेस कब मुनाकिद हुआ? बालो ज्ञान नाम से एक प्रोग्राम हुआ था। बालो ज्ञान नाम से एक प्रोग्राम हुआ था। क्यों हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से। पूछा जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस और ये जलसा और ये प्रोग्राम कब हुआ था? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2001, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2007, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2005। तो बालो ज्ञान कांग्रेस जो है ये 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जब सिलेबस पढ़ रहे थे तो आपको ये सारी बातें आपको पता है, आपको मालूम है और सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 में एक बालो ज्ञान नाम से एक प्रोग्राम हुआ था। आप बताइए कि उसका मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट कौन था? आप जो है इस सवाल का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। और आपसे यहां पर दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि बालो ज्ञान कांग्रेस जो है ये प्रोग्राम जो हुआ था ये कितने दिनों तक हुआ था, कितने दिनों का हुआ था? तो 27 से लेकर के 31 कितना हो गया? आप उसको भी कहां बताइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद बालो ज्ञान कांग्रेस जब ये हुआ तो 556 स्टूडेंट्स, जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों के दोनों इसमें शामिल थे, 556 जो है तलबा व तालिबात इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुए थे। और 165 असातिज़ा टीचर्स जो है इस प्रोग्राम में शिरकत हुए थे। और कितने सूबों से, कितने स्टेट से? तो 32 स्टेट से, 32 सूबों से 165 असातिज़ा किराम और 556 जो है तलबा व तालिबात जो है इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे, शिरकत उन लोगों की हुई थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सर हमको पीडीएफ चाहिए, सर हमको इसका पीडीएफ लेना ही है, सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर क्या करेंगे? आप कांटेक्ट करेंगे 9934753942। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और अपना नाम, अपना एड्रेस जो है लिख करके भेजेंगे और कहेंगे सर इसका हमको पीडीएफ चाहिए। इंशाअल्लाह आपको जो है जितना जल्द हो सके इसका पीडीएफ फ्री जो है आपको दे दिया जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रिया। जिसका नाम क्या है? रिया। किसी काम को दिखलावे करना, लोगों को दिखाने के लिए करना, इसको कहते हैं रिया। और इसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान। इसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? 1817 में, 1919 में, 1918 में, 1911 में। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई है। इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर सैयद की तरबियत किसके जेरे साया हुई? यानी सर सैयद अहमद खान जब बहुत छोटे थे तो उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चल बसे। इस दुनिया की रंगीनियों को दवामी तौर पर अलविदा कह गए, इंतकाल हो गए, बेचारा यतीम हो गया। तो उसके बाद उसकी माँ जो है उसको पाला, उसको पूसा। इसी को यहां पूछा जा रहा है कि सर सैयद की तरबियत किसके जेरे साया हुई? यानी वालिदे मोहतरम अब्बू के मरने के बाद उसको कौन पाला पूसा? तो उनकी वालिदा माजिदा ने
इनको पाला और पोसा जो है, इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? 1861, 1869, 1864, 1881। तो सर सैयद जो है अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी, एक अंजुमन कायम किया, वो जो है 1864 ईस्वी में क्या किए थे? कायम किए थे। क्या नाम से? तो अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से। उसके बाद रिसाला तहजीबुल अखलाक में कैसे मजामीन शाये होते थे? तहजीबुल अखलाक नामी सर सैयद जो है एक रिसाला कायम किया, इंग्लिस्तान गए, वहां से वापसी के बाद एक रिसाला कायम किया जिसका नाम तहजीबुल अखलाक रखा। इस रिसाला में समाजी, अदबी, इस्लाही बातें होती थी और यह कब लिखा गया? तो 1869 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1869 में। 1864 में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी को लिखा गया, नहीं सॉरी, अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी को बनाया गया और उसके बाद जो है 1869 में तहजीबुल अखलाक नामी एक रिसाला लिखा। कहां के आने के बाद? इंग्लिस्तान के आने के बाद जो है लिखा। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि रिसाला तहजीबुल अखलाक में कैसे मजामीन शाये होते थे? फिल्मी और ड्रामाई, मजहबी, समाजी, इस्लाही और तहजीबी, सियासी। तो इस सवाल का सही जवाब जो है समाजी, अदबी और तहजीबी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की बुनियाद कब डाली गई? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की बुनियाद कब डाली गई, यानी इसको कब जो है, ये कब जो है स्टार्ट हुआ? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल 1869 में, 1870 में, 1871 में, 1878 में, 1878 में। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ये जो है 1878 ईस्वी में जो है इसकी बुनियाद डाली गई। आपको ये बात बतला दें कि अभी हम लोग जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये सबसे पहले एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसतुल इस्लाम। फिर वो नाम चेंज होकर के 1878 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल इसका नाम रखा। पहले था क्या? मदरसा। अब क्या नाम पड़ा? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। कब जो है? 1878। फिर जो है 1878 में यह नाम पड़ा, लेकिन कई साल बाद जो है इसका नाम चेंज हो गया और जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हम और आप जानते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की बुनियाद कब डाली गई? 1878 ईस्वी में डाली गई थी। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? सर का खिताब कब मिला? 1871 में, 1878 में और 1877 में, 1878 में और 1978 में। तो ये सर सैयद अहमद खान को जो सर का खिताब मिला ये भी 1878 ईस्वी में मिला था। कब? 1878 ईस्वी में मिला था। सवाल पूछा जाए अगर कि सर का खिताब कौन से सरकार ने दिया, कौन सी हुकूमत ने दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने यह सर का खिताब दिया था। अगला सवाल 7वें नंबर में पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान की कितनी तसानीफ है? 4, 5, 2, 1 भी नहीं। सवाल पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने कितनी किताबें लिखी? 2 लिखा, 4 लिखा, कितना लिखा? तो सर सैयद अहमद खान ने 2 किताब लिखा। कितनी किताब? 2 किताब लिखा। एक का नाम क्या है? असबाबे बगावत हिंद और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है आसारुस सनादीद। पहले का नाम है आसारुस सनादीद, आसारुस सनादीद और दूसरे का नाम है असबाबे बगावते हिंद, असबाबे बगावते हिंद। तो 2 किताब लिखे थे। एक का नाम क्या? आसारुस सनादीद और दूसरे का नाम क्या? असबाबे बगावते हिंद। आप जो है
यहां से यहां तक इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्यों? इसलिए कि ये जो है आपको पूछना ही है एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। पिछले कई वर्षों से, पिछले कई सालों से है ये जो है सवाल पूछा जाता है। इस बार भी इम्कान है कि पूछा जाए। आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि सर सैयद अहमद खान ने जो है 2 किताबें लिखा, एक का नाम आसारुस्सनादिद और दूसरे का नाम क्या, असबाबे बगावत हिंद। अगला सवाल, दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस बुराई से पनाह मांगी? गैब, रिया, कत्ल करने, हसद। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है रिया बीमारी से, रिया बुराई से क्या मांगा? पनाह मांगी। इसलिए इस सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि जेरे निसाब मजमून रिया में रिया की कितने किस्में बताई गई है? पहला 2, दूसरा 3, सी नंबर में 4 और डी नंबर में जो पूछा जा रहा है 10। तो जेरे निसाब मजमून रिया, जब आप रिया चैप्टर को पढ़ रहे थे, सिलेबस को पढ़ रहे थे, तो आपको आपके सर ने वहां बतलाए होंगे कि रिया, इस चैप्टर में जो है रिया नामी चैप्टर में 3 किस्म के रिया वाले इंसान को बतलाया है। पहला वो कि जिसका अंदरूनी हिस्सा, बातनी हिस्सा जो है अच्छा हो लेकिन जाहिरी हिस्सा जो अच्छा ना हो। जैसे कि एक इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, दिल से सब कुछ करता है लेकिन दिखलावा करता है, तो अंदर तो हुआ अच्छा लेकिन बाहर उसका जाहिर क्या हो गया? दिखलावा। तो पहली किस्म। दूसरी किस्म क्या है कि जिसका जाहिर अच्छा हो, बाहर वाला हिस्सा क्या अच्छा हो, लेकिन उसका दिल में और उसके अंदरूनी हिस्सा में क्या हो? कीना हो, कपट हो, तो वो दूसरी किस्म। उसकी मिसाल, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, दिखलावा कुछ भी नहीं, उसका जाहिर अच्छा है, लेकिन उसके दिल में कीना है, कपट है, बुग़्ज़ है, हसद है, दिल में सारी की सारी बीमारियां, बुराइयां भरी हुई है, तो ये दूसरी किस्म। तीसरी किस्म क्या है कि एक इंसान अच्छा है, नेक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो एडवांस लेवल, अपने आप को बहुत बड़ा सूफी समझता है। वो अगर कोई गलत काम कर दे, उसको अगर कोई आदमी टोकता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो आदमी क्या जवाब देता है? मुझे आप क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा सूफी हूं, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। तो 3 तरह के रिया वाले इंसान को इस चैप्टर में बतलाया गया है। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप इन तीनों में से हैं या फिर नहीं हैं? याद रखिएगा, ये तीनों किस्म के लोग अल्लाह और रसूल के नजदीक बेकार है, फालतू है। अल्लाह और रसूल के नजदीक सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिसके दिल में भी, जिसके बाहर भी कभी भी कोई जो है रिया ना हो, दिखलावा ना हो। कोई भी काम करे तो वो जो अल्लाह के लिए करे और अल्लाह की रजामंदी के लिए करे। तो सवाल क्या पूछा गया कि जेरे निसाब मजमून रिया में रिया की कितनी किस्में बताई गई है? तो 3 किस्में बताई गई है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? 1895 में, 1896 में, 1897 में, 1898 में। तो सर सैयद अहमद खान का जब इंतकाल हुआ तो 1898 में क्या हुआ था? उनका इंतकाल हुआ था। वो इस दुनिया की रंगीनियों और रानाइयों को दवामी तौर पर अलविदा कह गए। मेरा सवाल आपसे यह है कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कहां पर हुआ और कहां पर मदफून है? जवाब क्या होगा? आसान सा जवाब है कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 में कहां पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ और वहीं पर वो क्या है? मदफून है। तो यहां तक हम लोगों ने रिया चैप्टर से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर लिया है और आप जो है इसको अच्छे से देख भी लिए। और यहां आपको याद रखना है सारी चीजों को। अगर आपने याद रख लिया तो इस वीडियो के जरिए से आपका 20 से 25 नंबर क्या है? पूरा पक्का है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, सबक नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अदब की पहचान और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इस चैप्टर से भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत अहम है आपके एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? 1930 में, 1938 में, 1934 में, 1932 में। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी में हुई है।
1934 ईस्वी में हुई है, इसलिए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे सवाल है कि 1934 ईस्वी जब यहां लिखा गया तो आपको याद आना चाहिए कि 1934 ईस्वी ही में 1934 ईस्वी ही में डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन ने एमए किया था। क्या किया था? एमए किया था। 1926 में मैट्रिक किया था। कहां से किया था? राम मोहन राय सेकेंडरी पटना स्कूल से। 1928 में आईए किया था। 1931 में क्या किया था? बीए किया था। और 1934 में क्या किया था? 1934 में क्या किया था? एमए किया था। और 1934 ही में डॉक्टर अब्दुल मोहनी की क्या हुई है? पैदाइश हुई है। आपको यह याद रखना है। सवाल नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल मोहनी के वालिद का क्या नाम है? मौलाना अब्दुल रब, मौलाना अब्दुल्लाह, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल कय्यूम, या अब्दुल कय्यूम होना चाहिए, अब्दुल कय्यूम। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौलाना अब्दुल रऊफ जो है डॉक्टर अब्दुल मोहनी के वालिद मोहतरम का नाम है, यानी कि अब्बा का नाम है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोहनी की इब्तिदाई तालीम कहां पर हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मोहनी की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई है, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोहनी ने किस मदरसा से आलिम की डिग्री हासिल की है? दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, मदरसा शमसुल हुदा, दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया। तो डॉक्टर अब्दुल मोहनी जो है ये मौलाना की आलिम की डिग्री जो है मदरसा शमसुल हुदा से क्या किया? हासिल किया। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोहनी ने किस मजमून से एमए किया? डॉक्टर अब्दुल मोहनी ने किस मजमून से एमए किया? अंग्रेजी से, हिंदी से, उर्दू से, नफ्सियात से? आपको बतला दूं कि डॉक्टर अब्दुल मोहनी जो है एक अच्छे आलिम दीन थे, बहुत अच्छे मौलाना थे। और मौलाना की डिग्री, आलिम की डिग्री कहां से हासिल किया? मदरसा शमसुल हुदा से। यहां तक क्लियर। उसके बाद जब मौलाना बन गए तो वो स्कूल की तालीम भी हासिल करने लगे, असरी तालीम से भी वाबस्ता होने लगे। तो अंग्रेजी तालीम को वो जो है पकड़े रखा, अंग्रेजी तालीम को वो पकड़े रखा और अंग्रेजी सब्जेक्ट, अंग्रेजी मौजू ही से वो जो है वो क्या किया? एमए किया। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मोहनी मौलाना बने, फिर जो है अंग्रेजी तालीम भी हासिल किए और अंग्रेजी सब्जेक्ट रख करके ही वो एमए पास कर लिया। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोहनी का किस मजमून में पटना कॉलेज में तकर्रुर हुआ? कॉलेज में लेक्चरर तकर्रुर हुआ। तो ये जो है अंग्रेजी ही से क्या हुआ? इसका तकर्रुर पटना कॉलेज में हुआ। तो अंग्रेजी से एमए भी किया और अंग्रेजी में पटना कॉलेज में लेक्चरर भी बहाल हो गए। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोहनी का लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुआ? तो पटना कॉलेज में क्या हुआ? तकर्रुर हुआ। पटना कॉलेज में वो जो है लेक्चरर के तौर पर क्या हुए? बहाल हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मोहनी का पटना कॉलेज से कहां तबादला हुआ? तो बीएन कॉलेज में इनका क्या हो गया? तबादला हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मोहनी कुछ दिनों के लिए किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे? आरके कॉलेज, बीएन कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, मथला यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर अब्दुल मोहनी जो है कुछ दिनों के लिए जो है वो मथला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मोहनी का इंतकाल किस साल हुआ? किस सन में हुआ? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2006 में? तो डॉक्टर अब्दुल मोहनी का इंतकाल जो है 2006 में हुआ। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको एक ठो चीज याद आ गई, शायद कह रहा हूं, 2006 जब यहां लिखा हुआ मिला तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि 2006 में हम लोग यहां से पहले जो भी चैप्टर पढ़ लिए तो कोई ना कोई मुसन्निफ, कोई ना कोई लेखक की वफात भी 2006 में हुई है। किसकी हुई है? शबनम कमाली की वफात भी 2006 में हुई है।
उसकी पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी, लेकिन उसकी वफात जो है इसी 2006 ईस्वी में क्या हुई? 2006 में उनकी वफात और उनका इंतकाल 2006 में ही हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टरों को हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 के जो अहम सवालात हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 सबक नंबर 9, इसका नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार। हिंदुस्तानी आइन, हिंदुस्तानी कानून को बनाने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है और इसका लिखने वाला कोई नहीं है, माखूज है। कोई ये कहानी कहीं दूसरी जगह थी, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर लेखक का नाम नहीं है, माखूज लिखा हुआ है, अख्ज किया हुआ है। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1893। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदा हुए थे, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2, अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था? तो अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, इसीलिए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि अंबेडकर अपने वालिद की कौन सी औलाद थी? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, मंझला यानी कि बीच का, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने वालिद के सबसे छोटे औलाद थे, इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, रामजी मालोजी सकपाल के सबसे छोटी औलाद थी, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग भीमा कह करके पुकारते थे। और जो अपने भाइयों में बहनों में सबसे छोटा होता है ना, उनका कोई ना कोई बनावटी नाम होता है, कोई ना कोई सोना, मुन्ना, ये सब नाम होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी एक बनावटी नाम था, किस प्रकार, क्यों कि सबसे छोटा था, इसलिए लोग उसको क्या कहते थे? भीमा कहते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो है अपने वालिदे मोहतरम की सबसे छोटी औलाद थी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वालिदा के इंतकाल के बाद किस सच्चाई का एहसास होने लगा? अमीर होने का, गरीब होने का, ताकतवर होने का, अछूत होने का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बहुत छोटे थे तो उनके वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चल बसे। उनके वालिदा माजिदा, उनकी मां के मरने के बाद उनको एक ठो बुराई का एहसास होने लगा। क्या बुराई? वो बुराई ये कि उस वक्त वो एक बहुत बड़ी बुराई चल रही थी कि कोई गरीब का बच्चा है, दलित का बच्चा है, तो अमीर के बच्चा के साथ घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, खेलना नहीं सकता था। तो उस वक्त जो है अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी गाड़ी में बैठ जाते और किसी को पता लग जाता ये दलित है, ये कमजोर है, तो गाड़ी से उसी वक्त जो उसको उतार दिया जाता। अगर किसी कुआं से अगर पानी निकालने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाता तो उसको ये कह करके भगा दिया जाता था कि ये दलित खानदान से, छोटे खानदान से, गरीब है। तो उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है अपनी मां के मरने के बाद जो है ये सब चीजों, ये जो बीमारी थी इसके बारे में पता लगा कि देखो हम दलित हैं, हम छोटे हैं, गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ ये हरकतें हो रही हैं। तो अंबेडकर के वालिदा के इंतकाल के बाद किस सच्चाई का? अछूत होने का क्या होने लगा? एहसास होने लगा। और जब ये बहुत बड़े इंसान बन गए, हिंदुस्तान के संविधान को लिखना शुरू कर दिया, तो एक ठो कानून बनाया, एक ठो एक्ट बनाया कि देखो अगर तुम लोग किसी दलित को, किसी गरीब को दबाने की कोशिश कर रहे हो, किसी के मजहबी काम में अगर तुम उलझ मुलझ कर रहे हो, तो ये सब करना गलत है। ऐसा करना हमारे हिंदुस्तान में नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अंबेडकर
अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1902 में, 1903 में, 1908 में, 1907 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1908 में क्या किए? 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। अंबेडकर ने किस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल किया? एलिफेस्टन कॉलेज, बीएन कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, मथुरा यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो एलिफेस्टन कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया था, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे सवाल है कि 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो बीए पास किया एलिफेस्टन कॉलेज से, लेकिन कब किया? कब किया? तो जवाब होगा 1912 ईस्वी में एलिफेस्टन कॉलेज से जो है वो बीए की डिग्री हासिल किया। अगला सवाल, अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल किया? अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री हासिल कब किया? 1908 में, 1912 में, 1916 में, 1917 में। तो अंबेडकर ने पीएचडी 1916 में किया। कब किया? 1916 में। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 1908 में मैट्रिक, 1912 में बीए, 1916 में क्या? पीएचडी। अगला सवाल, हिंदुस्तान वापस आने के बाद अंबेडकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से किस कॉलेज में मुलाजमत करने लगे? इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? 1908 में। बीए का कब? 1912 में। और जो है पीएचडी कब? 1916 में। 1916 में पीएचडी कर लिया। उसके बाद बड़ौदा स्टेट से इनको कुछ जो है मंथली कुछ रुपए इनको मिलने लगा। तो इसी पैसा को लेकर के वो इंग्लैंड चले गए। क्यों? हमको तो पैसा मिलेगा ही हर महीना। इंग्लैंड चले गए और वहां पर जो है लंदन स्कूल ऑफ जो है इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और वहीं पर जो है एमएससी और डीएससी और बैरिस्टरी की जो है पढ़ाई करने लगे। 16 में गए, लेकिन 17 में क्या हुआ कि बड़ौदा स्टेट से जो उनको मंथली पैसा मिलता था वो रुक गया। तो फिर वो मजबूर होकर के नतीजतन वो फिर जो है 1917 में वो हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान वापस आने के बाद 1917, 18 या 18 से लीजिए 18, 19, 20 3 साल जो है वो जो है सीडी होम कॉलेज, कौन सा कॉलेज? सीडी होम कॉलेज में वो जो है प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में रहे। फिर जब वो 3 साल में जितना पैसा उनको मिला बचा करके रखे, फिर वो इंग्लैंड चले गए। 1921 में एमएससी पास कर लिया और 1923 में डीएससी पास कर लिया और जो है बैरिस्टरी सब कुछ कर लिया। हिंदुस्तान आया और बताया कि बेटा लोगों, क्या बताया कि मेरे साथ जो तुम लोग गलत कर रहे थे, दलित थे, गलत कर रहे थे, अब मैं बताऊंगा कि ये सब कुछ गलत है। और लोगों को अच्छा खासा पता भी लग गया कि ये जो है अब इससे हम लोग जो है कोई पंगा लेने नहीं पाएंगे। बहरहाल सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान वापस आने के बाद अंबेडकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से किस कॉलेज में मुलाजमत की? तो सीडी होम कॉलेज में क्या किए? मुलाजमत किए। सीडी होम कॉलेज में क्या किए? मुलाजमत किए। तो 1916 में गए थे, कहां? इंग्लैंड गए। फिर 17 में आ गए और 17, 18, 19, 20 18 से लीजिए 18, 19, 20 3 साल जो है वो सीडी होम कॉलेज में क्या किए? मुलाजमत किए। किस ओहदे पर? तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स के ओहदे पर जो है वो सीडी होम कॉलेज में मुलाजमत किए। फिर जो है 1920 ही में कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। 1921 में एमएससी, 1923 में डीएससी और बैरिस्टरी पास वगैरह सब कुछ कर लिया। फिर हिंदुस्तान आ गए। अगला सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 1921 में अंबेडकर कौन सी डिग्री हासिल कर लिया? बैरिस्टरी की, एमकॉम, एमएससी और डीएससी। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1921 में एमएससी पास किए। क्या किए? 1921 में एमएससी पास किए और 1923 में डीएससी पास कर लिया था। तो 1921 में क्या? एमएससी और 1923 में डीएससी पास कर लिया था। अगला सवाल नंबर 10 जो है अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? 1966 में, 1956 में, 1955 में, 1957 में। तो अंबेडकर का इंतकाल जो है 1956 ईस्वी में हुआ। इस सवाल का जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहां पर 1956 हमको लिखा हुआ मिला तो एक चीज याद आ गई, आपको भी याद रखना है। क्या? कि
1956 से अगर 2-3 साल पहले को लीजिए, 1951-52 को लीजिए, तो 1951-52 को किसकी पैदाइश है? 1951 या 52 को किसकी पैदाइश? तो कमर जहां की पैदाइश। कमर जहां किसके लेखक? कमर जहां किसके लेखक? कटी हुई शाख के लेखक। और कटी हुई शाख कौन सा चैप्टर है? तो 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। क्या नाम? कटी हुई शाख। लेखक कौन? कमर जहां। उसकी पैदाइश 1951 या 52 में है। तो और 1956 में किसका इंतकाल? अंबेडकर का इंतकाल। 3-4 साल पहले को लेंगे 1951-52, तो कमर जहां की क्या हो गई? कमर जहां की पैदाइश हो गई। और अगर हम 1956 से 10 साल बाद को लेते हैं और इधर ले लेते हैं, गोया के 66 लेते हैं, 1956 से के 10 साल इधर लिए 1966। आप बताइए कि 1966 में कमर जहां ने क्या किया था? कौन से काम को स्टार्ट किया था? तो कमर जहां ने 1966 में अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। गोया कि उनकी जिंदगी का 15 या 16 साल होगा। 51-52 में पैदाइश, 66 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया, तो 15-16 साल की उम्र में वो अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और 1956 ही में पहली कहानी जिसका नाम जुनून वफा नाम से एक अफसाना लिख करके वो बैठ गई। और कब? 1966 में। तो आपको यहां से याद रखना है। और जब तक ये सब चीजें आप याद नहीं रखेंगे तो फिर ये जो है हिस्ट्री, कब किसकी पैदाइश, कब किसका इंतकाल, कब क्या किए, कब मरे, कब जिंदा हुए, ये सब चीजें आपको याद रहेगी नहीं। तो 56 से आपको 2 बातें याद रखनी है, 1951-52 और 1966। तो यहां तक हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये जो है आज के वीडियो का और आज के सबक का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, और जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, और इसका लेखक कौन है? लुत्फुर रहमान, इसका मुसन्निफ लुत्फुर रहमान है। तो यहां से भी हम लोग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे, और आप लोग अच्छे से देखिए। यहां से 20 से 25 नंबर आपका रखा हुआ है, पक्का है, अच्छे से देखिए। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? 1941, 1940, 1942, 1943। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश जो है 1941 ईस्वी को हुई है। कब हुई? 1941 ईस्वी को। याद आपको कैसे रहेगा? 1947 में हिंदुस्तान आजाद, उसके जो है 5 साल पहले ले लीजिए 1941, तो 1941 ईस्वी को लुत्फुर रहमान की क्या हो गई है? पैदाइश हुई थी। दूसरा 2 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहां पर हुई? अररिया में, जहानाबाद में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश जो है वो छपरा जिला में हुई है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छपरा जिला में उनकी पैदाइश हुई है। अगला सवाल, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था, यानी उनके अब्बू का क्या नाम था? मौलाना अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल रशीद, मौलवी अब्दुल गफूर, मौलाना अब्दुल्ला। तो लुत्फुर रहमान के वालिदे मोहतरम का नाम जो है मौलवी अब्दुल गफूर है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान की वालिदा का क्या नाम था? बीबी आमना खातून, रुकैया बेगम, जुलेखा, आयशा परवीन। तो लुत्फुर रहमान की वालिदा यानी मां का नाम जो है बीबी आमना खातून है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वें सवाल में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहां है? दरभंगा, छपरा, सीतामढ़ी या फिर किशनगंज। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन जो है वो दरभंगा है। कहां पर है? दरभंगा है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहां पर हुई? लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई छपरा जिला में, गांव का नाम बनियारपुर में। और छपरा जिला और बनियारपुर जो है ये लुत्फुर रहमान का नानीहाल है, यानी कि छपरा जिला और बनियारपुर जो है, बनियारपुर में लुत्फुर रहमान के नानी का घर है। और इनका आबाई वतन, इसके अब्बू का घर, अपना घर जो है वो कहां पर है? दरभंगा में। और दरभंगा के कौन सा गांव? रेवंठा में। तो सवाल नंबर 5 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान बचपन से कैसे थे? कुंद जहन थे, ज़हीन थे, कमजोर थे या फिर शरारती थे? तो लुत्फुर रहमान जो है बचपना ही से बहुत ज्यादा ज़हीन थे, इसीलिए इन्होंने डबल एमए किया और पीएचडी किया और एमए में जो है गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान ने किस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले भी बताया कि एमए में इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल भी हासिल किया। क्यों? इसलिए कि बचपना ही से बहुत ज्यादा ज़हीन थे, पढ़ने लिखने का इनको शौक बहुत ज्यादा था, इसीलिए इन्होंने एमए में क्या किया? गोल्ड मेडल हासिल किया। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान ने किस यूनिवर्सिटी से अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज किया? यानी कि लुत्फुर रहमान पढ़ाना जो स्टार्ट किए, अपनी तदरीस कहते हैं पढ़ाने को, कब से वो स्टार्ट किए? सॉरी, कहां से स्टार्ट किए? किस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किए? भागलपुर यूनिवर्सिटी से, मथला यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, नालंदा यूनिवर्सिटी से? तो लुत्फुर रहमान जो है उनकी तदरीसी कैरियर जो आगाज हुआ वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से हुआ, इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि लुत्फुर रहमान की शायरी के कितने मजमुए शाये हो चुके हैं? 1, 4, 5 या 3? तो लुत्फुर रहमान के शायरी के 3 मजमुए, यानी लुत्फुर रहमान ने शायरी की 3 किताब को लिखा है। पहली किताब का नाम जो है ताजगी बरगे नवा, पहली किताब का नाम क्या? ताजगी बरगे नवा। दूसरी किताब का नाम बोस-ए-नम, दूसरी किताब का नाम क्या है? बोस-ए-नम। और तीसरी किताब का नाम है सनम आशना, सनम आशना, शुरू में साद है, सनम आशना। तो 3 किताब हो गई। पहली किताब का नाम ताजगी बरगे नवा, दूसरी किताब का नाम जो है बोस-ए-नम और तीसरी किताब का नाम क्या है? सनम आशना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। उसके बाद सवाल नंबर 10 जो आज के इस वीडियो के एपिसोड नंबर 2 के ये लास्ट सवाल है, ऑफिसर नंबर 2 का जो है ये लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ? यानी आगा हश्र जो है ड्रामा निगारी कब से स्टार्ट किए? 1901 से, 1904 से, 1900 से, 1903 से? तो आगा हश्र जो है अपनी ड्रामा निगारी का आगाज जो है वो 1901 से किए। कब से किए? 1901 से किए, इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि आगा हश्र से पहले ड्रामा निगारी होती थी। लोग और भी थे जो ड्रामा निगारी का काम करते थे, ड्रामा लिखते थे, ड्रामा करते थे, लोगों को अच्छा लगता था। कौन कौन थे? जैसे कि आप हाली, शिबली, मोहसिनुल मलिक, वकारुल मलिक, 4 नाम, हाली, शिबली, मोहसिनुल मलिक, वकारुल मलिक, ये चारों के चारों लोग उर्दू में ड्रामा निगारी करते थे, लिखते थे, लोगों को दिखाते थे। लेकिन 1901 में जब आगा हश्र ने ड्रामा निगारी का आगाज किया, ड्रामा निगारी करने लगे, वो चारों के चारों जो है छुप गए। क्यों? इसलिए कि आगा हश्र 1901 में अपनी ड्रामा निगारी का आगाज किया, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और लोग जो है चारों को भूल गए और सिर्फ सारे लोगों के जबान पर आगा हश्र का नाम, आगा हश्र के नाम को लोग जानने लगे। और क्यों? इसलिए कि वो चारों के चारों हार्ड अल्फाज इस्तेमाल करते थे, हार्ड वर्ड को इस्तेमाल करते थे और वो मौजूदा हालात पर जो है ड्रामा निगारी नहीं करते थे। और आगा हश्र जो है ड्रामा निगारी जो करते थे मौजूदा हालात के मुताबिक, और जो है अल्फाज, जो वर्ड होता है ना, वर्ड अल्फाज, वो आसान जो हम लोग बोलचाल करते हैं उसको इस्तेमाल किया, तो लोग पसंद करने लगे और वो चारों के चारों ड्रामा निगारी करना ही छोड़ दिए। उसके बाद 1901 से आगा हश्र जो है ड्रामा निगारी करने लगे। और इसी को पूछा जा रहा है कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज कब से हुआ?
1901 से हुआ। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी अहम सवाल थे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जितने सारे थे, हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब जो है आपको इस वीडियो को अच्छे से आप तो देख ही लिए, लेकिन इसको फिर जो है आपको रिवाइज करना है। जहां पर आपको अगर दिक्कत हो समझने में, कहीं अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, अपना इजहार ख्याल, आपके दिल में जो बातें हैं उसको लिखिए कि फुला फुला जगह हमको समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, उस गलती को हम जो है नहीं दोहराएंगे। और अगर इस वीडियो को आपको अगर बहुत अच्छा लगा तो आप जो है लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों में, आपके जितने सारे दोस्त, जितने सारे फ्रेंड्स क्लास 10th में है, तो उसको इस वीडियो के लिंक को इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे, ताकि आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे, तो हमको नेक्स्ट वीडियो लाने में काफी जो है अच्छा लगेगा कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो हमको जो है एक तरह से क्या मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा, और जो है हम नेक्स्ट वीडियो को लाने में हमको आसानी होगी। बहरहाल हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हम इस आज के सबक का, आज के लेसन का हम जो है PDF लें, तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, इंशाअल्लाह जो है आपको पूरा का पूरा फ्री में ये PDF दे दिया जाएगा। 9934753942। तो चलिए आज का वीडियो, आज का सबक हम लोग एक शेर के साथ खत्म करते हैं। शेर क्या है कि खुद जोहद मुसलसल से अपने को सवारो तुम, खुद जोहद मुसलसल से अपने को सवारो तुम, गैरों के बनाने से तकदीर नहीं बनते। खुदा हाफिज।